Hey everyone, this is Chani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि होने वाली है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, साथ ही साथ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोअम, और वो है अ टाइगर इन द जू। अब हम जब बात करते हैं किसी भी चैप्टर की, तो ऑब्वियसली आपकी बुक में कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोअम्स गिवन हैं, कविताएं गिवन हैं। उनमें से एक ये कविता है जो बहुत बहुत ज़्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैसेज, संदेश आपको देगी। बट इससे पहले कि हम आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि मैग्नेट ब्रेन्स पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स या एक ही क्लास के कोई एक ही सब्जेक्ट की वीडियोस अवेलेबल नहीं है। आप चाहें, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप किंडरगार्टन से क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी वीडियोस को देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप NTSC ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपके पास उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी हैं। साथ ही साथ स्टेट बोर्ड्स के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए भी जो भी रिक्वायर्ड वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सबसे पहली बात तो आपके ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 2 या 3 वीडियोस दिए जाएंगे और फिर बोला जाएगा कि आपको अब पैसे पे करने हैं। नहीं, वी जस्ट टीच यू बिकॉज वी वांट कि आपको सारी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप तक बहुत आसानी से पहुँचें। साथ ही साथ इन वीडियोस को अगर आप बहुत इजीली एक्सेस करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो देखना कि NTSC ओलंपियाड की वीडियोस कैसे होते हैं, क्या मेरे काम के हैं, क्या मैं सीख सकता हूँ कुछ, तो आप ये सारी चीज़ें वेबसाइट के थ्रू जान सकते हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे जो भी वीडियोज़ हैं, सारे टॉपिक्स हैं, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज्ड मिलते हैं। तो आपको बस क्लिक करना होता है और वीडियोज़ मिल जाते हैं। अब कैसे वेबसाइट पर जाना है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ को देखना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंत में। बट अभी के लिए हमें स्टार्ट करना चाहिए आज का टॉपिक, जो होने वाला है अ टाइगर इन द जू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये पोएम कहाँ है भाई? ये आपका जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी में प्रेजेंट है। तो आपके लिए ये जो पोएम है, जैसे कि टाइटल दिया जा रहा है अ टाइगर इन द जू, यानी कि एक बाघ की बात की गई है जो कि एक जू में बंद है। जू यानी चिड़ियाघर, ठीक है। अब आपने कभी भी ये चीज़ अगर सोची हो, नहीं सोची है तो अभी सोचो कि आपको आदत है कि आप अपनी मर्जी से कभी भी अपने घर के किसी भी रूम में जा सकते हो, किचन में जा सकते हो, आप बाहर गार्डन में जा सकते हो, आप अपने मॉम डैड के साथ कभी बाहर घूमने जा सकते हैं, आपकी जब इच्छा हो आप अपनी मॉम से बोल सकते हो भाई मुझे खाने के लिए चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी हम अपने घर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है ना, देयर इज़ नो प्लेस लाइक अ होम। घर जैसा कोई भी नहीं जगह होती, राइट। मतलब घर कहते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। वैसे ही अगर ऐसा हो कि आपको कभी भी आपके घर से उठाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए और आपको एक ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स आएंगे और आपको देखने आएंगे, वो कि अरे वाह ये कौन सा इंसान है जिसको पिंजरे में बंद किया है। आपको सिर्फ नियमित रूप से कुछ कुछ समय पे खाना दिया जाएगा, लोग आएंगे आपको कभी कुछ भी करके चले जाएंगे, अरे वाह कितना क्यूट है, फोटो खींच के जाएंगे आपके साथ, और आपके पास कोई भी नहीं होगा जिससे आप बातचीत कर सकें या फिर आप अपनी मर्जी से पिंजरे के बाहर आ सकें। आपको सिर्फ उस इतनी सी जो जगह है, जो कन्फाइंड स्पेस है, वहाँ पर ही रहना पड़ेगा। सोच के डर लग रहा है, राइट। बट यही चीज़ होती है एनिमल्स के साथ। अगर आपने कभी ये नोटिस किया हो तो, कि हम जाते हैं कभी भी जू में या कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पर एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट पिंजरों में बंद कर दिया जाता है ताकि ऑब्वियसली वो बाहर आकर हम पे अटैक ना करें, और हम जाके बस उनको देखते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है, रे वाह ये जानवर ऐसा दिखता है ये वो, और हम फोटो खींच के आ जाते हैं। कभी कभी कोशिश करते हैं उनको कुछ खिलाने की, जो कि अलाउड नहीं होता है, और ऐसे ही उनकी रोज़ की जो दिनचर्या है वो होती है। हमारे साथ एक दिन भी ऐसा हो तो हम नहीं रह पाएंगे, जब हमारी फ्रीडम हमसे छीन ली जाएगी हम नहीं रह पाएंगे। वैसे ही एनिमल्स के साथ ये चीज़ होती है, और हम क्या करते हैं, हम कभी भी नहीं सोचते कि अरे इन पे क्या बीत रही होगी। हमें तो बड़ा मज़ा आता है, हम एक ऑडियंस के रूप में वहाँ जाकर बस अपना एंजॉय करके आ जाते हैं। और वही जो डिफरेंस है ना, कि भाई जब हमको फ्रीडम चाहिए, जब हम एक पिंजरे में नहीं रह सकते हैं, हमें भी अपनी एक आज़ादी चाहिए होती है, वैसे ही जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए भी डिफाइंड जगह है। उनके लिए है ना जंगल। क्यों हम पेड़ कट कर देते हैं, क्यों हम जंगल क्लियर कर देते हैं, क्यों हम उनकी जगह छीन रहे हैं, क्यों हम उनको एक पिंजरे में बंद करके रख देते हैं? हम ऐसे भी तो उनका ध्यान रख सकते हैं ना, उन्हीं की जगह पे उनको रहने देते हैं। और वही जो डिफरेंस है ना, कि एक टाइगर जब एक केज में होता है, एक पिंजरे में होता है, और जब वो अपने घर पे यानी अपने जंगल में होता है, तो क्या अंतर होता है। और ये चीज़ हम समझ जाएं, इसीलिए यहाँ पर लेस्ली नॉरिस ने हमको ये पोएम के थ्रू, इस कविता के थ्रू ये बात बताई है। तो यही है
जो मेनली मैसेज है आपके लिए, एक जो मेन टॉपिक है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप ये जो चीज़ मैंने आपको बोली वो आप समझ रहे हैं, और उसी फील के साथ हम इस पोम को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी होगी। तो इस पोम में कई स्टैंजाज हैं, ठीक है। किसी स्टैंजा में बात हो रही है कि जो टाइगर है वो एक जू में है, किसी स्टैंजा में हम जंगल में पहुंच जाते हैं, किसी स्टैंजा में हम फिर से जंगल में ही रहते हैं और फिर हम पिंजरे में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जंप हैं। क्या डिफिकल्ट है समझना? बिल्कुल भी नहीं, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि अभी टाइगर जू में है कि अपने नेचुरल हैबिटेट, क्या बोला मैंने, नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में है। तो यहाँ हम दो ही जगह देखने वाले हैं, जू और नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, अभी किस स्टैंजा में जो टाइगर है वो जू में है, किस में नेचुरल हैबिटेट में, वो तो हमको पता चलता जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। चलो पहला जो स्टैंजा पढ़ते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अभी पहली जो लाइन्स है 4, यहाँ पर बोला जा रहा है ही कौन है भाई? यहाँ पर टाइगर। वैसे हम एनिमल्स की बात जब करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इट बोल देते हैं, ही शी नहीं बोलते हम टाइगर या किसी भी एनिमल या किसी भी ऐसे लिविंग क्रीचर को, है ना। बट यहाँ पर पोइट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऐसी डिवाइस का जहाँ वो जो जानवर है, जो टाइगर है, उसको इंसानों के प्रति जैसे हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पर इनके लिए इस्तेमाल किया, वो है ही। तो ही यानी टाइगर स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अभी टाइगर को जब आप देखते हो ना तो उसकी क्या होती है, धारियां होती हैं, और ये धारियां बहुत ही ज्यादा गहरे कलर की होती हैं, इतनी गहरी कि अगर आप दूर से भी देखेंगे तो आपको समझ जाएगा भाई ये टाइगर है, बिकॉज उसके स्ट्राइप्स जो हैं, जो धारियां हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा बिल्कुल बोल सकते हैं तेज कलर की होती है, बहुत ज्यादा ब्राइट होती हैं, यानी बहुत डीप कलर, गहरे रंग की होती हैं। तो वही बोला है विविड स्ट्राइप। तो विविड का मतलब बहुत ज्यादा डीप, गहरा और बहुत ज्यादा ब्राइट, ठीक है। The few steps of his cage। अभी वो क्या कर रहा है, एक पिंजरे में बंद है। अभी देखो जो टाइगर है उसको आदत होती है बहुत लंबे लंबे स्टेप्स लेने की, वो भागता है, स्पीड ही अलग होती है उसकी, है ना। और वो ये चीज़ें तभी कर सकता है क्योंकि उसके पास अब जंगल होता है, इतनी ज़्यादा स्पेस होती है। अभी मेरी आदत है, मेरे को इतने बड़े रूम की आदत है, मेरे को अब इतने छोटे से जगह पे रख देंगे तो मैं वहाँ कितना वॉक करूँगी। लाइक अगर यहाँ पिंजरा, इतना बड़ा पिंजरा है, ये वॉक करूँगी यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक वॉक करना पड़ेगा, ये खत्म। यानी कि कितना वॉक करेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ही तो वॉक कर पाएगा, उसके पास जगह ही कितनी है, इतनी छोटी सी जगह उसके पास पिंजरे में। तो वही चीज बोली है कि वो स्टॉक यानी कि वो बार बार चल रहा है, इधर उधर चल रहा है, बहुत ही कम स्टेप्स, बहुत ही कम कदम चल रहा है केज यानी पिंजरे में। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, इतना छोटा सा केज है, और उसको आदत है भैया घूमने फिरने की, अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में वो मस्त अपना घूमता रहता है, वो ऐसी इतनी सी जगह में नहीं बैठा रहता, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अभी जो शेर या कोई भी टाइगर या कोई भी ऐसे जानवर आप देखते हैं जो एक ही फैमिली के हैं, इनके जो पैर होते हैं ना, पंजे, वो नीचे का जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा वेलवेटी होता है, जैसे मखमल टाइप, ठीक है। तो जब वो चलते हैं ना, अभी देखो मखमल होगा अगर और ये चलेगा तो ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा, बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये बोला है कि वो चल किस पे रहा है, अपने पैरों पे, अपने पंजों पे, जो उसके जो पैरों के नीचे का जो हिस्सा है, जो पंजों के नीचे का हिस्सा है, उसे बोला है पैड, और बोला है वेलवेट यानी वेलवेट जैसा मुलायम। क्वाइट क्यों बोला है? क्वाइट इन द सेंस कि भाई वो धीरे धीरे चल रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके पैर इतने सॉफ्ट है कि उससे आवाज आती नहीं है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, ठीक है। जो टाइगर है उसको जाना जाता है, टाइगर्स, लायंस, चीता, इन सबको जाना जाता है उनकी फ्यूरियसनेस की वजह से, है ना, जो फिरोशियसनेस कहना चाहिए। फिरोशियसनेस यानी कि एक अलग ही जो गुस्सा होता है टाइगर्स और लायंस का, उसकी बात हो रही है। तो रेज यानी कि वो गुस्सा, वो एंगर, ठीक है। सो यहाँ पर सारे वर्ड्स हम समझ चुके हैं, फटाफट से फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है स्टैंजा नंबर 1। यहाँ है जो टाइगर या बाघ जू के अंदर, ठीक है, और वो जू में उसको आप देख सकते हो दूर से ही कि उसकी जो धारियां हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे रंग की हैं। तो विविड यानी बहुत डीप कलर्ड, स्ट्राइप्स यानी धारियां। और वो क्या कर रहा है? स्टॉक कर रहा है, वो चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो नाप रहा हो पिंजरे को, क्योंकि उतनी सी जगह है, ठीक है। तो बार बार उधर ही उधर आना जाने का कर रहा है वो काम। और फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चल रहा है वो केज में। क्यों? केज यानी पिंजरा, क्योंकि उसमें जगह नहीं है।
और उसके जो पंजे हैं वो बिल्कुल वेलवेट जैसे मुलायम सॉफ्ट हैं, तो जब वो चल रहा है तो उससे आवाज़ भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा शांत है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बोली है कि वो एक शांत गुस्से में चल रहा है। भाई गुस्सा और शांत कैसे हो सकता है ना? तो यही तो चीज़ बताई जा रही है कि भाई उसमें बहुत गुस्सा है, पर उसको भी पता है कि मैं गुस्सा दिखा के कर क्या लूँगा, मैं बंद तो पिंजरे में ही हूँ। अगर अभी नेचुरल हैबिटेट में होता तो समझ आता, डराता मैं अपने गुस्से से, बट अभी मैं पिंजरे में बंद हूँ तो मैं अपना गुस्सा दिखा के भी क्या करूँगा। तो वो गुस्सा है उसके अंदर, पर वो उसने दबा रखा है, अभी वो शांत है क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज वो एक पिंजरे में बंद है। ठीक है, तो पहले स्टैंजा में पोएट आपको जो भी समझाना चाह रहे हैं, आई होप वो क्लियर हो गया है। अब फटाफट से पहले विविड का मीनिंग पढ़ेंगे। मैं जू और नेचुरल हैबिटेट नहीं हटाती हूँ बिकॉज हम इसको मार्क करते जाएंगे कौन सी स्टैंजा में। तो अभी जू में है, पहले स्टैंजा में कहाँ पर टाइगर, जू में। अभी विविड का मतलब पढ़ते हैं, फिर मैं हम दोनों इंग्लिश हिंदी में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। विविड मतलब इंटेंसली डीप और ब्राइट, बहुत ज़्यादा इंटेंस यानी बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से रंग होना, बहुत गहरा रंग होना, ठीक है, और ब्राइट होना, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा चमकता हुआ होता है जिसे हम कहते हैं तेज रंग का। तो ऐसी उसकी धारियां हैं। अब चलो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन सेज, आई थिंक मुझे हटाने पड़ेगा, चलो इधर लिख देते हैं जू और यहाँ लिख देते हैं NH, नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, नेशनल हाईवे नहीं, नेचुरल हैबिटेट। तो ये हो जाएगा जो भी स्टैंजा होगा, बट अभी के लिए फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट राइट्स ऑफ द केज्ड टाइगर। पहले स्टैंजा में, स्टैंजा को क्या बोलते हैं, छंद, कहीं पता नहीं मैं लिखा है कि नहीं, आगे लिखा होगा। पहले स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कैसे टाइगर की जो केज में बंद है, जो केज्ड टाइगर है, पिंजरे में बंद है। वॉक्स अ फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, वो क्या कर रहा है ना, वो पिंजरे में कुछ कदम चल रहा है। वॉक्स अ फ्यू स्टेप्स ऑन द पैडेड सोल्स विथ हिज काम wrath एंड पीस इन हिज शाइनी स्ट्राइप्स। डरना नहीं है, अच्छे से समझो, प्यारे प्यारे वर्ड्स अभी से कलेक्ट करो ताकि आप अपने आंसर्स में लिख सको। ठीक है, क्या दिया है कि ये जो पोएट है वो अभी एक ऐसे टाइगर की बात कर रहे हैं जो पिंजरे में बंद है। तो पिंजरे में यानी अभी वो जू में है, और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ कुछ कदम चल रहा है एक पिंजरे में। कैसे चल रहा है, अपने पैरों पे, पंजों पे, जो कि ऐसे पैडेड सोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जस्ट लाइक वेलवेट, और वो चल रहा है अपने काम wrath यानी कि बहुत ही शांत गुस्से में। वो गुस्से में भरा हुआ है, पर अभी उसने उसको शांत कर रखा है। एंड पीस इन हिज शाइनी स्ट्राइप्स, और बहुत शांति से चल रहा है, बहुत शांति से वॉक कर रहा है, और उसकी जो स्ट्राइप्स हैं, जो धारियां हैं, वो बहुत ज़्यादा शाइनी, डीप कलर्ड, इंटेंस हैं। क्लियर? द स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी आर वेरी ब्राइट। अगर आपने कभी भी ऐसा आपको मौका मिला है कि आपने कभी चलो एटलीस्ट वाइल्ड लाइफ चैनल पे अगर आपने देखा है टाइगर को, तो आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा डीप कलर्ड स्ट्राइप्स होती है उसकी बॉडी पे, अलग ही दिख जाती हैं। ठीक है, वो उसका एक सिग्नेचर भी है, क्या है, स्टाइल है उसका, कि वो जो फर है वो क्लियर हो जाता है कि टाइगर का है, राइट। सो वो स्ट्राइप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्ड हैं। द सोल्स ऑफ हिज फीट आर पैडेड एंड सॉफ्ट, जो सोल्स हैं, जो पैर के पंजे हैं, वो बिल्कुल पैडेड हैं, यानी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट है एक मुलायम से, मखमली से। सो ही वॉक्स विदाउट मेकिंग एनी साउंड। अभी वो कठोर है ही नहीं, हार्ड है ही नहीं, तो जब वो चल रहा है ना, तो वो पैड की वजह से, वो वेलवेटी सॉफ्ट पैड्स की वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से चल रहा है, यानी बिना साउंड के चल रहा है। But his royal gait is limited to just a few steps as he is locked in a cage. अभी इधर देखो, रॉयल का मतलब क्या होता है, अभी टाइगर, शेर, बात ही अलग होती है इनकी, है ना। तो एक अलग ही, क्या बोलूँ मैं, एक स्वैग होता है, कहना चाहिए, जैसे हम रॉयल कह दे रहे हैं यहाँ पर, कि एक बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसे वॉक होती है किसकी, टाइगर्स, लायंस, इन सब की। तो टाइगर की जो वॉक है, जो बिल्कुल रॉयल वॉक है, गेट क्या होता है, वॉक होता है, पहले तो वो बता दो। तो गेट मतलब होता है चलने का तरीका, एक वॉक, ठीक है। तो उसका जो बिल्कुल राजा महाराजा जैसे चलने का तरीका है, अभी वो इतना ज़्यादा वो कर सकता था अपने जंगल में, वो नहीं कर सकता। वो धीरे धीरे चल रहा है, थोड़े थोड़े स्टेप्स ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो केज में जगह ही इतनी है। इज लिमिटेड टू जस्ट अ फ्यू स्टेप्स एज ही इज लॉक्ड इन अ केज, और वो कुछ ही स्टेप्स चल सकता है, वहीं तक उसकी लिमिट है, क्योंकि वो केज में बंद है। सो ही लुक्स एंग्री बट रिमेन्स काम। वो दिख रहा है कि उसमें गुस्सा है, और होगा भी भाई, क्वालिटी उसकी फेरोशियसनेस होती है एक, तो वो गुस्सा तो है, पर वो अभी शांत दिख रहा है, शांत है, क्योंकि उसको पता है गुस्सा दिखा के कुछ नहीं होगा, मैं बंद तो कहाँ हूँ, पिंजरे में। क्लियर? सो ये था एक एक्सप्लेनेशन। अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं, तो आपका 4 से 5 बार एक स्टैंजा रिवाइज हो गया, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है, कविता ए टाइगर इन द जू यानी अ टाइगर इन द जू को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लेस्ली नॉरिस जो है वो पोइट हैं इस पर्टिकुलर कविता की।
कवि चिड़ियाघर में बाघ की उपस्थिति का वर्णन करते हैं। कवि किसका वर्णन कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पहले वाले छंद या पहले स्टैंजा में एक टाइगर की, बाघ की, जो कि अभी जू में या चिड़ियाघर में बंद है। उनका कहना है कि बाघ के शरीर पर धारियां दूर से ही दिखाई दे रही हैं। कि आप जब बाघ को देखते हो, उसकी जो स्ट्राइप्स हैं, धारियां, वो दूर से ही दिखती हैं। ये धारियां उसके शरीर की बाकी संरचना की तुलना में गहरे रंग की होती हैं। यस, जब आप टाइगर को देखते हो तो उसका जो बाकी का बॉडी कलर होता है वो बहुत लाइट होता है, और जो स्ट्राइप्स होती हैं, जो धारियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा गहरे रंग की होती हैं। बाघ पिंजरे में चलता है, लेकिन पिंजरा छोटा होने के कारण कुछ ही कदम चल पाता है। टाइगर चल रहा है पिंजरे में, केज में चल रहा है, बट क्योंकि उसके पास बहुत कम स्पेस है, बहुत कम जगह है, इसीलिए वो कुछ ही कदम चल पाता है। वह अपने चिकने मखमली तलवों पर शांति से चलता है। बहुत ही सॉफ्ट से, मुलायम से, मखमल जैसे उसके पैर हैं और उसी पंजों पे वो चल रहा है। बाघ गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन वह अपनी लाचारी के कारण उसे दबा देता है। अभी वो मजबूर है, अभी वो लाचार है, वो अभी कुछ नहीं कर सकता है ना। जैसे कि अगर कोई फाइट करना चाहता है, उसमें दम है, बट उसके पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, तो वो कैसे फाइट करेगा? तो वो एक रीजन है जिस वजह से अभी वो शांत बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं ना अटैक करने के लिए। वो क्या करेगा? तो अभी वो केज में बंद है। तो ये है भैया बुरी सी स्थिति एक टाइगर की, एक पूरी बुरी बुरी कंडीशन ऑफ अ टाइगर जो कि केज में, एक पिंजरे में बंद है। आई होप पहला स्टैंजा क्लियर है। डन। चलिए अब मूव करते हैं सेकंड स्टैंजा पे। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. अभी एक एक वर्ड समझते हैं, फिर पूरा मीनिंग समझेंगे। अभी बोल रहे हैं कि जो टाइगर है should be, अभी वो क्या कर रहा होता? lurking in shadow. लर्किंग का मतलब होता है छुप के बैठना, ताकि अगर आपका कोई शिकार आपके सामने आता है तो आप सीधे जाके अटैक करोगे। ठीक है, यानी एक तरीके से कोई छुपा हुआ है तो उसको लर्किंग कहते हैं। अब यही जो टाइगर है वो छुपा हुआ है एक छांव में, एक शैडो में। क्यों छुपा हुआ है भाई? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रास है। अब एक बात बताओ, ग्रास कहाँ होगी? पिंजरे में कि जंगल में? जंगल में। यानी यहाँ पर जो टाइगर है वो नेचुरल हैबिटेट में है या जंगल में है। ठीक है, तो अभी जो टाइगर है वो जंगल में पहुंच चुका है सेकंड स्टैंजा में। यानी पोएट अब कंपेयर कर रहे हैं कि ये है उसकी स्थिति जू के अंदर, पिंजरे के अंदर, और अगर वही वो जंगल में होता तो उसकी स्थिति क्या होती। तो अभी वो छुप के बैठा होता बिल्कुल पीछे, ऐसे जो झाड़ियाँ हैं, जो बुशेस हैं, जो ग्रासेस हैं, उसके पीछे बैठ के छुप के बैठा होता। ठीक है, अभी टाइगर को छुपने की जरूरत नहीं है, तो वैसा नहीं बता रहे कि वो कमजोर है, नहीं, ये उसकी चाल है, ट्रिक है, स्मार्ट है टाइगर। तो टाइगर जो है वो छुप के बैठा हुआ है घास के पीछे, ग्रास के पीछे एक परछाई में। क्यों? कहाँ पर भाई? नियर द वाटर होल, भाई जहां पर पानी का पूरा स्रोत है, सोर्स ऑफ वाटर है, वाटर बॉडी है, जहां पानी ही पानी है, वहां पर वो छुप के बैठा हुआ है। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प का मतलब होता है मोटू, लाइक बिल्कुल मोटा ताजा। ठीक है, और डियर क्या होता है? हिरण। तो जो भी जानवर होगा उसको पानी पीने के लिए तो जाना ऐसी जगह पे पड़ेगा जहां पर वाटर बॉडी हो। अगर आपने कभी वाइल्ड लाइफ चैनल देखा है तो आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा अक्सर होता है कि जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो पानी पी रहे होते हैं और एकदम से उन पर अटैक होता है। लाइक टाइगर, लायन आके तभी अटैक करते हैं, है ना, नोटिस किया होगा आपने। तो इसीलिए यही एग्जाम्पल दिया है कि जनरली यही होता है कि भाई वाटर बॉडी के पास जो है ज्यादा जानवर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उनको पानी पीने के लिए वहीं आना पड़ता है। तो जैसे ही एक मस्त मोटा ताजा हेल्दी सा हिरण, टाइगर जो डियर है, वो पानी के इधर पहुंचेगा, वाटर बॉडी के इधर पहुंचेगा, और वहीं पर छुप के बैठा हुआ है कौन? एक टाइगर। तो क्या करेगा टाइगर? टाइगर छुप के बैठा है और जैसे ही वो डियर को देखेगा अटैक करेगा, पाउंस करेगा, झपटा मारेगा और उसको खा जाएगा, है ना। यानी कि ये सब हो रहा होता अगर वो जंगल में होता, वो अपने खाने के लिए अटैक कर रहा होता, अपना खाना खुद ढूंढता, उसको मजा आती, ये सब चीजें करने में उसको मजा आती, क्योंकि उसका काम है, यही वो कर रहा है बचपन से। अभी आपकी आदत है कि आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, रेडी होते हो, फिर आप जो भी स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, फिर घर आते हो, मॉम डैड से मिलते हो, फिर लंच करते हो, ऐसे पूरा एक चलता है ना आपका पूरा एक रूटीन। अभी इसमें से आधी ज्यादा चीज ही गायब कर देती हूँ मैं कि ब्रेकफास्ट आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको ब्रेकफास्ट खुद आओगे करोगे, जब मन होगा तब मिलेगा, नहीं, हम आपको बिल्कुल फिक्स कर देंगे कि बस ऐसी जिंदगी होगी तुम्हारी, एक ही जगह बैठे रहो, बस ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, बस खत्म, और वहीं बैठे रहना, कुछ करना ही नहीं है। सुनने में मतलब ऐसा लग रहा है कि कैसे रहेंगे, है ना। तो वही चीज है, टाइगर की जो आदत है नेचुरल वो ये है
ये कर रहा होता वो, अगर वो होता अपने जंगल में, पर वो कर क्या रहा है, जस्ट इसका ऑपोजिट जो अभी हमने देखा, बस थोड़े कदम चल रहा है क्योंकि उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। ठीक है, अब फटाफट से देखते हैं लर्किंग का मीनिंग और प्लम्प का मीनिंग, फिर इसका जो मीनिंग है वो पढ़ेंगे, लाइक ट्रांसलेशन। लर्किंग मीन्स रिमेन हिडन सो एज टू वेट फॉर समवन और समथिंग। हिडन मतलब छुपा होना, है ना, छुप कर रहना। तो लर्किंग कई बार होता है, जैसे कई बार यूज किया जाता है एक वर्ड लर्किंग डेंजर। क्या यूज किया जाता है, लर्किंग डेंजर। अभी कई ऐसी चीजें होती है ना जिसमें आपको नहीं पता होता कि इस चीज में खतरा है ना, क्योंकि खतरा छुपा हुआ होता है, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा जब आप बहुत ज्यादा उसमें डीपली बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व हो जाओगे, है ना, उसका पार्ट बन जाओगे, उसके बाद आपको पता चलेगा अरे ये सब खतरे थे उसमें, ये सब प्रॉब्लम्स थी जो कि छुपी हुई थी, तो बोल देते हैं लर्किंग डेंजर। वैसे ही लर्किंग मतलब छुपा हुआ, तो छिपी हुई चीज को, जैसे यहाँ टाइगर छुप के बैठे हैं बिकॉज वो अटैक करेंगे डियर पे, उसे लर्किंग बोला है। नेक्स्ट है प्लम्प। प्लम्प है मोटू, फैट। ठीक है, तो कोई भी ऐसे जानवर मोटा होता है, या अगर किसी की बॉडी शेप ऐसा होता है कि बहुत ही गोल मटोल होता है, ठीक है, हम बोलते हैं ना कई लोगों को, जैसे आप कार्टून्स वगैरह अगर देखते हैं तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ शॉपकीपर्स या कोई मिठाई वाले जो होते थे उनको ना ऐसे मोटा ताजा बताया जाता था, गोल मटोल सा, उसके लिए वर्ड होता है प्लम्प। ठीक है, सो वही चीज बोली है यहाँ पर कि लर्किंग यानी छुपा हुआ, प्लम्प यानी क्या, मोटा ताजा। शैडो इज परछाई। स्लाइडिंग मतलब वहां से वो गुजरते हुए, और वाटर होल यानी जहाँ पानी की सोर्स है, जहाँ वाटर बॉडी है। ठीक है, अब इसी का चलो फटाफट से देखते हैं हम मीनिंग। So, in the second stanza, the poet talks of a tiger living in the forest. Second stanza में poet बात करें ऐसे टाइगर की, मतलब ऐसे टाइगर की नहीं, टाइगर की ऐसी कंडीशन की जहां वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट यानी कि जंगल में है। He imagines that the tiger must have been ambushed. क्या है भाई ये शब्द ambushed? छुपे हुए रहना। ठीक है, मतलब छुप कर रहना ताकि वो अपने अटैक कर पाए अपने प्रे पे। प्रे मतलब शिकार, है ना, तो वो अपने प्रे पे अटैक कर पाए इसलिए छुपा हुआ है, उसे कहा गया है एम्बुश। तो आपके पास लर्किंग वर्ड है, आपके पास हिडन वर्ड है, आपके पास एम्बुश्ड वर्ड्स हैं। हिडन वर्ड हर कोई इस्तेमाल करेगा, इसको सिर्फ समझने के लिए रखो, और लर्किंग और एम्बुश में से कोई एक वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। करना तो हमको यही है ना, अपनी लैंग्वेज अच्छी करनी है, जितनी लैंग्वेजेस आए उतनी अच्छी बात होती है, तो वही चीज हमको सीखनी है। फटाफट से अभी नोटबुक अगर सामने रखिए, कॉपी रखिए, जो जरूरी है, हर वीडियो में कॉपी रखा करो सामने, लिखो फटाफट से लर्किंग। इसको और क्या बोल सकते हैं, तो लर्किंग कॉमा एम्बुश्ड कॉमा हिडन, मीनिंग लिखो छिपा हुआ। क्लियर, ओके चलिए। एम्बुश्ड इन द शैडोज, भाई जो ग्रास है उसकी परछाई में छुप के से बैठा हुआ है टाइगर यानी बाघ। He must have been waiting for his prey. भाई वहां क्यों बैठा है, क्योंकि वो अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। भाई उसको भूख लगी है तो वो अपने शिकार का इंतजार कर रहा है, अपने प्रे का, अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। By lurking in the grass near a water body, जो कि एक पानी का सोर्स है, वाटर बॉडी, उसके पास में जितनी भी ग्रास वगैरह है, क्योंकि पानी की वाटर बॉडी होती है, जो पानी का स्रोत होता है, वहां पे ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं ना ये ग्रास वगैरह, क्योंकि ज्यादा वहां पर फैसिलिटीज हैं। पूरे जंगल में ज्यादा ग्रोथ होती है, बट वाटर बॉडी के इधर पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है ना, तो वहीं पर वो छुप के बैठा है, और उसको ये भी पता है कि भाई पानी पीने तो आएगा इधर जो भी दूसरा जानवर है। ही मस्ट बी रेडी टू अटैक सम फैट डियर, और वो रेडी है एक मोटे ताजे गोल मटोल से हिरण यानी डियर को अटैक करने के लिए। अटैक क्यों करेगा, ऑब्वियसली वो उसको खाएगा, उसका वो लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी वो वक्त है वो होगा। क्लियर, ओके चलिए। दूसरे छंद में कवि जंगल में बाघ के जीवन की कल्पना करते हैं। वह एक स्वतंत्र जानवर होने पर बाघ के दूसरे पक्ष का वर्णन करते हैं। भाई जैसे हम अभी फ्री हैं, हमारा एक प्रॉपर रूटीन है, हम जाके डियर नहीं पकड़ते, पर हम मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, उससे खाना खरीदते हैं और वो हम खाना खाते हैं, हमारा तरीका है। वैसे जो टाइगर है वो थोड़ी वहां पे नौकरी करेगा, उसका काम है भैया मेहनत करना, शिकार को पकड़ना, जो कि फूड चेन का पार्ट है ना। अगर वो नहीं खाएगा डियर को, डियर का नंबर बढ़ जाएगा, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, हम 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में। तो वही चीज है कि वो अभी फ्री है, अपने घर पे है, अपने जंगल में है। कवि का कहना है कि प्राकृतिक आवाज यानी जंगल में बाघ पेड़ की छाया में अन्य जानवरों को उसकी हरकत पर ध्यान देने से रोकने के लिए लंबी घास में छिपा होगा। क्यों छिपा हुआ होगा भाई, छिपते तो हम तब है ना जब किसी को पता ना चलना नहीं चाहिए कि भैया हम इधर हैं, तभी आप छुप के बैठते हो। तो टाइगर भी नहीं चाहता कि दूसरे जानवर को थोड़ी भी एक भनक लगे कि भैया मैं इधर ही वेट कर रहा हूं तुम्हारा, है ना, तो इसीलिए वो छुप के बैठा हुआ है।
इस तरह वह पानी के उस स्रोत पर पहुंच जाता है जहां जंगल के सभी जानवर पानी पीने आते हैं। भाई वो ऐसी वाटर बॉडी की तरफ पहुंच जाएगा जहां पे सारे एनिमल्स पानी पीने आएंगे। स्मार्ट है टाइगर, भाई वही मिलेगा मेरे को अपना शिकार। जब एक हिरण पानी के उस स्रोत से गुजरता था तो वह उस पर हमला कर देता था और उसे दिन के भोजन के रूप में खा लेता था। पूरा दिन, यानी डे, नॉट आफ्टरनून, लाइक पूरा दिन, कंप्लीट डे। तो फिर वहां पर से एक हिरण गुजरेगा, भैया वो बेचारा पानी पी रहा है, आएगा टाइगर, मारेगा झपटा, पाउंस करेगा और उसको खा जाएगा। तो इस तरीके से होती उसकी लाइफस्टाइल अगर वो जंगल में होता। बट हो क्या रहा है स्टैंजा 1 में हमने देख लिया। ठीक है, आई होप दोनों स्टैंजास अच्छे से क्लियर हो गए हैं, एक भी डाउट नहीं है। अब मूव करते हैं थर्ड स्टैंजा पे। अब शायद पोएट फिर जू जाए, जू की कंडीशन बताएं, पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. अभी बोल रहे हैं जो पोइट हैं कि ही मतलब टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नाल करना मतलब होता है बहुत तेज गुर्राना, ठीक है, गुस्से में चिल्लाना। तो अभी चिल्लाते थोड़ी है टाइगर, टाइगर्स क्या करते हैं, वो गरजते हैं। वो गरजते नहीं बोल सकते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ गुर्राते हैं, बेस्ट वर्ड है गुर्राते, ध्यान में रखो। तो वो गुर्राते हैं, वो गुस्से में चिल्ला रहे हैं, कौन, टाइगर। कहाँ, अराउंड हाउसेस, यानी अभी घर किधर से आ गए, घर हो सकता है कि हाँ विलेज बोला है, विलेज, घर, अच्छा जंगल से एज बोला तो है, तो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद समझ आ जाता है कि अभी टाइगर कहाँ है ना। तो फिर से टाइगर पहुंच गया है कहाँ, जू में नहीं, अभी भी वो वही है। तो थर्ड जो स्टैंजा है वो भी नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ जंगल लिख सकते हैं, जंगल स्लैश, स्लैश का मतलब क्या होता है, और या फिर ये, ठीक है। तो या तो वो जंगल में है या फिर अभी वो नेचुरल हैबिटेट में है, ऐसा आपको पढ़ना है। तो थर्ड स्टैंजा में भी पोएट बोल रहे हैं कि अभी वो कहाँ है, वो अभी जंगल के बिल्कुल किनारे पे है, एज पर है, जहां पर वो जितने भी घर हैं गांव के उनको देखते हुए उस साइड पे बहुत तेज गुर्रा रहा है। बेरिंग, बेरिंग का मतलब क्या होता है, बेरिंग वर्ड आता है बेर से। बेर करना क्या होता है, इसका मतलब होता है अनकवर करना। अगर कोई चीज जो है वो कवर्ड है, ढकी हुई है, तो आप ये कवर ही हटा दे रहे हो ताकि वो चीज सबके सामने आ जाए। ऐसे ही वो क्या कर रहा है, वो अपने वाइट फैंग्स, ऐसे दांत होते हैं नुकीले से, किसके, टाइगर के, ऐसे ही फैंग्स बोला जाता है। जो स्नेक होते हैं, जो सांप होते हैं, तो उनके जो दांत नहीं होते जैसे जहर निकलता है, उसको भी फैंग कहा जाता है, यहाँ से होता है आई गेस, है ना, जो स्नेक होता है। वैसे ही टाइगर के भी क्या होते हैं, नुकीले दांत होते हैं जो अंदर होते हैं, बट जब उसको गुस्सा आता है, जब वो गुर्राता है, जब वो कुछ खाने पे अटैक कर रहा होता है, तब उसके वो दांत देखने को मिलता है। तो अभी वो कवर्ड है, मुंह बंद है, बट जैसे ही वो दांत दिखाएगा वो अनकवर हो जाएंगे। तो बेरिंग, क्लियर। हिज क्लॉज, अपने जो नाखून है उसके, खतरनाक नाखून, वो क्लॉज जो है वो भी वो अनकवर कर रहा है यानी दिखा रहा है। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मतलब डरा देना, खौफ पैदा कर देना। तो विलेज जो है, गांव या जो गांव वाले हैं, उनको डरा रहा है। अभी आपको लगेगा कि कैसा टाइगर है भाई, परेशान कर रहा है, इससे अच्छा तो जू में ही है। ठीक है, एक बात बताओ, टाइगर को क्या बड़ा मजा आ रहा था, उसको याद आ रही थी सारे विलेजर्स की, भाई बहुत टाइम से इंसानों को नहीं देखा है, चलो आज जाके डराता हूँ। ये सब ना, ये ह्यूमन बींग्स के काम होते हैं, बेमतलब परेशान करना जानवरों को। कोई डॉग पास हो रहा है उसको परेशान करना, ये एनिमल्स नहीं करते कभी आपको बेमतलब की परेशानियां नहीं देते हैं। तो अभी दिक्कत ये है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो एडवांटेजेस हैं, हमारे बेनिफिट्स हैं, उसके लिए पूरा जंगल ही क्लियर कर रहे हैं। भाई जो पूरे पेड़ काट दोगे, जंगल ही हटा दोगे, साफ कर दोगे, तो वो रहेगा किधर। तो उसको मजबूरी में वहां पहुंचना पड़ेगा। जो जंगल के इधर पूरे घर बना दिए हैं आपने, घर होंगे तभी तो यहाँ पर लिखा है ना, तो घर आए कैसे जंगल के इधर, क्योंकि आपने जंगल क्लियर करके अपने घर बना लिए हैं, होटल बना रहे हो, रेस्टोरेंट बना रहे हो। क्यों, क्योंकि हमारा फायदा है। अरे एनिमल्स का क्या, उनकी जगह छीन रहे हो, वो कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन है अभी कि क्योंकि हम उनके घर को ही छीन लेते हैं, इसीलिए जो टाइगर है मजबूरन उसको वहां आना पड़ता है, और वो हम सबको डराने की कोशिश कर रहा है। वो पूरे जो अपने दांत हैं, उसके जो क्लॉज हैं, उनको दिखा रहा है। उसके अलावा वो गुर्रा रहा है, स्नाल कर रहा है, और इससे जो विलेज या विलेजर्स हैं सब
खौफ में हैं, डर गए। अभी हमको क्लियर हो गया है हर एक वर्ड का मीनिंग। फिर भी स्नार्लिंग, बेरिंग और फैंग्स का जो मीनिंग है वो देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन और डिस्कस करें। तो फटाफट से देखते हैं स्नार्लिंग, बेरिंग और भाई फैंग्स का मीनिंग। तो स्नार्लिंग मीन्स मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड, लाइक एक बहुत ज़्यादा तेज गुस्से वाला खतरनाक सी आवाज़ निकालना, जिसे एक तरीके से वार्न कर रहा है कि भैया पीछे हट जाओ। तो इसको बोल सकते हो गरजना। यस, गरजना इज द करेक्ट वर्ड, जो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, सो गरजना वर्ड है स्नार्लिंग का। नेक्स्ट है बेरिंग, अनकवर अ पार्ट ऑफ द बॉडी और अदर थिंग एंड एक्सपोज इट टू व्यू। भाई कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे इसके दांत हैं, क्लॉज हैं, तो इनको अनकवर करना, मतलब अगर वो छुपे हुए हैं तो आप बिल्कुल उसको दिखा रहा है जो टाइगर है, यानी कि उजागर करना। नेक्स्ट है फैंग्स, अ लार्ज शार्प टूथ। भाई दांत जो होते हैं बिल्कुल बड़े से, नुकीले से, जिससे मे बी वो टीयर करेगा खाना, तो उसको कहेंगे हम फैंग, यानी कि नुकीले दांत। तो आई होप आपको तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए। स्नार्लिंग जो है वो गुस्से में चिल्ला रहा है, यहाँ गरज रहा है। बेरिंग अनकवर करना, और फैंग्स जो है वो क्या है, दांत हैं। ठीक है, अभी इसी को फटाफट से जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। In the third stanza, again the poet writes about the tiger living in the forest, in the jungle. That the tiger living in the forest must have been growling around the houses situated at the edge of the forest, showing his long, sharp, white teeth, and his claws must have been frightening the people of the village. क्या बोल दिया इतना सारा कि थर्ड स्टैंजा में, तीसरे छंद में पोइट कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि टाइगर अभी किधर है, फॉरेस्ट में है, और ये टाइगर जो है वो बहुत तेज गरज रहा है। कहाँ पर, ऐसी जगह पे खड़े होकर जो कि जंगल के बिल्कुल एज पे है, बिल्कुल कॉर्नर पे है, और वहाँ पर जो है बहुत सारे घर बने हुए हैं। वो अपने बड़े शार्प नुकीले दांतों को और अपने जो क्लॉज हैं उनको सबके सामने दिखा रहा है, उसको अनकवर कर रहा है, क्योंकि जब वो अपने दांत दिखाएगा, अपने क्लॉज दिखाएगा, तो और ज़्यादा लोग डर जाएंगे। और इससे मस्ट हैव बीन फ्राइटनिंग, यानी कि फ्राइटन करना, यानी डरा देना, है ना, टेरराइज कर देना। तो ऐसे वहाँ के जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनको डरा रहा होगा। क्लियर? चलो अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं और अच्छे से दिमाग में अब लॉक हो जाना चाहिए इसका मीनिंग। सो तीसरे छंद में कवि कहते हैं कि बाघ गांव के पास जंगल के किनारे पर घुर्रा रहा होगा। गांव वालों को डराने के लिए बाघ इधर उधर घूमते हुए अपने सफेद लंबे नुकीले दांत और लंबे नाखून दिखाता था। यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि यदि हम जंगलों को नष्ट कर देते हैं तो बाघ जबरदस्ती अपने भोजन के लिए कस्बों और गांव की ओर निकलेंगे। इस प्रकार वे मनुष्यों के लिए आतंक का कारण बनेंगे। तो उनको मजा नहीं आ रहा है हमको परेशान करने में, ये हमारी गलतियां हैं कि हम उनकी जो जगह है वो छीन रहे हैं। अभी एक बात बताओ, आपका घर है अच्छा भला, अभी वो घर पे जाकर कोई एनिमल है, ऐसा होता अगर कि एनिमल ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हाँ, जैसे अभी हम अपनी पावर दिखाते हैं, एनिमल्स आते आपके घर से जो भी बिल्डिंग है, जो भी ब्रिक्स हैं, सब तोड़ तोड़ के उसको जंगल बना देते हैं एनिमल्स। तो आप क्या करते हैं, आपको बाहर निकलना पड़ता ना, आपको शायद, अब घर तो है नहीं, तो आप शायद इनके जंगल की तरफ जाते अपने घर को बनाने के लिए। यही होता, बिल्कुल होता, अगर ऐसा उल्टा होता सिस्टम तो। और वही चीज़ तो हो रही है। अभी हमारे पास पार है, एनिमल्स कुछ कर नहीं सकते बेचारे, तो हम जाके जंगल बिल्कुल खाली कर देते हैं, और उस वजह से उनको जो है मजबूरन अपने खाने को ढूंढते हुए भाई बाहर आना पड़ता है। बाहर आना पड़ता है, वहाँ हमारे मस्त घर बने हुए हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना खाना ढूंढ रहे हैं, तो वो तो डराएंगे ना। अब आप डर रहे हो, आपको लग रहा है भैया कैसे जानवर है, डरा रहे हैं, अरे गलती आपकी है। तो वही बहुत अच्छी चीज़ जो है पोएट आपको ये भी बता रहा है कि बिल्कुल स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ को बहुत ज़्यादा काटना, क्योंकि ये सब हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा आगे जाके। देख सकते हो एनवायरनमेंट में कितना ज़्यादा चेंज आया था। अभी जब पेंडेमिक का टाइम था, जब कोरोना का टाइम था, उन सालों में आपने अगर न्यूज़ व्यूज़ पढ़ी हो, अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चला होगा प्रदूषण कितना कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि लोग बाहर से निकले ही नहीं घर से, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, राइट। तो वही चीज़ है कि हमारे हाथ में है, कम से कम जंगल वगैरह को तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बिकॉज ऐसे जो एनिमल्स है बेचारे बोल नहीं सकते, बट उनको प्रॉब्लम होती है, और ये रीज़न है जिस वजह से वो आतंक फैला रहे हैं अपना, इसलिए नहीं क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है, बिकॉज उनकी मजबूरी है। क्लियर? ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। बट वर्ड कब यूज करते हैं? जब हमने कुछ बोला, फिर बोला कि पर ऐसा है भाई, यानी कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं घूमने जाऊं, मेरे पास छुट्टियां भी हैं अभी, और मैंने डिसाइड भी कर लिया मेरे को कहाँ जाना है, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं, पर मेरे पास टिकट्स के पैसे नहीं है। मतलब सब अच्छा चल रहा, पर भैया पैसे ही नहीं है, तो ये सब का मतलब क्या है? यानी ऐसा हो रहा होता जंगल में, ऐसा फॉरेस्ट में होता, पर है क्या भाई? अभी टाइगर है ही नहीं जंगल में, कहाँ पर है वो? अगेन पहुंच चुका है जू में। कैसे पता? क्या लिखा है? कॉन्क्रीट सेल। ये किधर गायब हो गया? तो कॉन्क्रीट सेल, सेल का मतलब क्या होता है? पिंजरा।
कंक्रीट मतलब स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ, है ना। पर अभी वो एक पिंजरे में बंद है। ऑब्वियसली पिंजरे में बंद होगा तो जू में होगा, चिड़ियाघर में होगा। तो वही चीज है कि नेक्स्ट स्टैंजा यानी कि कौन सा हो गया भाई, ये था 1 और ये हो गया 4th स्टैंजा। 4th स्टैंजा में भी जो टाइगर है वो जू में है। अब पढ़ते हैं इनकी लाइन्स। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। क्या दिया हुआ है, पर अभी कंडीशन ऐसी है कि वो एक कंक्रीट सेल में बंद है, एक बहुत ही मजबूत से बने हुए मटेरियल के पिंजरे में। सेल का मतलब होता है प्रिजन, पिंजरा, केज, ठीक है। तो एक पिंजरे में बंद है। अब एक बात बताओ, कंक्रीट मटेरियल का क्यों बनाया होगा भाई, वो टाइगर है, लकड़ी का पिंजरा थोड़ी बनाएंगे, ऐसे मस्त मारेगा वो, एंट्री करेगा और वो होगा कि क्या बनाया था, मतलब कुछ तो ढंग का पिंजरा बनाते हैं, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए कंक्रीट का मटेरियल का बनाया, बिकॉज ताकि जो टाइगर है वो उसको तोड़ ना पाए, उससे बाहर ना आ पाए, क्योंकि एक बार वो बाहर आया तो खत्म, है ना, सब कुछ खत्म। तो वही चीज है कि इसीलिए कंक्रीट सेल का। अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि जब क्वेश्चंस की कमी आ जाती है ना, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपको टेस्ट करने के लिए। बताओ भाई कंक्रीट का सेल क्यों, या फिर अगर कंक्रीट सेल बोला, बताओ इनमें से कौन सा वाला सेल है जो कंक्रीट का दिख रहा है, या इनमें से बताओ कौन सा सेल है जो आप यूज करोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, सीबीएसई में आए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको हर तरीके से हर एक कॉर्नर से इसको पढ़ना है। सो अभी वो सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, टाइगर में बहुत ताकत होती है, ठीक है। बट वो ताकत जो है वो पिंजरों के पीछे, पिंजरे के पीछे बंद है, ठीक है। जो सलाखें हैं, बार्स मतलब सलाखें, तो पिंजरा जो है, केज जो है, उसके जो बार्स हैं, जो सलाखें हैं, उसके पीछे उसकी ताकत सीमित रह गई है, बंद है, यानी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और उसके पास एक ही काम है, वो वही कर रहा है, वो इस केज में बार बार इधर से उधर चलता जा रहा है, क्योंकि और क्या करेगा वो, है ना। और वो क्या कर रहा है, वो विजिटर्स यानी जो ऑडियंस है, जो लोग आए हैं टिकट का पैसा खर्च करके जू में टाइगर को देखने कि आज बेटर टाइगर देखेंगे, तो जैसे ही वो विजिटर्स आते हैं, हमारे लिए तो चलो हमने टाइगर पहली बार देखा तो हम ऐसे हो जाते हैं, अरे वाह टाइगर है, कितना प्यारा लग रहा है। टाइगर के लिए तो आप जैसे लोग रोज जा रहे हैं वहां पर, वो रोज देख रहा है कि रोज आते हैं लोग, मेरे को देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, तो कब तक वो मजा आएगा उसको, है ना। तो वो बोर हो गया है, और ऑल्सो उसको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर कोई विजिटर आता भी है, कोई ऑडियंस आती भी है जू में, तो उसको ये तो उम्मीद है नहीं कि भैया कोई आएगा ऑडियंस और उसको छुड़ा के चला जाएगा कि क्या कर रखा है भैया, सेल में क्यों बंद किया है, इसको आज़ाद करो, कंप्लेन कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए उसको पता है कि क्या ही कर लोगे, यही चेहरा होता होगा बेचारे का, कि जो विजिटर्स आते हैं, जो ऑडियंस आती है, जो स्पेक्टेटर्स आते हैं, जो लोग आ रहे हैं दर्शक देखने टाइगर को, वो उनको बिल्कुल इग्नोर करता है, क्योंकि उसको कोई उम्मीद भी नहीं है और वो रोज रोज वही चेहरे देख रहा है, तो उसके लिए कुछ नया नहीं है। वो अभी बहुत परेशान है अंदर ही अंदर कि मैं कैसे यहाँ पे बंद हूँ, मेरी जगह तो जंगल में। समझ रहे हो, वो भावनाएं समझो, तब जाके ये पोएम आपको मजा आएगा पढ़ने में। और जैसे ही मजा आ गया फिर थोड़ी रटना पड़ेगा, फिर तो आप ऐसे धड़ाधड़ लिखोगे आंसर्स, ट्रस्ट मी। क्लियर, ओके चलिए। तो अभी वो कंक्रीट की सेल में बंद है, सलाखों के पीछे उसकी ताकत सीमित है, अभी भी वो केज में इधर से उधर चल रहा है, और जो लोग उसको देखने आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है। अब इसी में कोई डिफिकल्ट वर्ड है नहीं, तो सीधे अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In the 4th stanza, the poet writes that the tiger which was free in the forest has been put in a cage. भाई वो फ्री था, आजाद था, वो अभी उसको बंद कर दिया है केज में। He is imprisoned in a strong concrete cell. उसको कैदी बना के रख दिया, ऐसा लग रहा है, उसको कैद करके रख दिया है एक ऐसे पिंजरे में जो कंक्रीट यानी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना है। His power has been put behind bars. उसकी जो पार है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसमें जो ताकत है, वो एक पिंजरे के पीछे, सलाखों के पीछे रख दी गई है, यहाँ बंद कर दी गई है। He walks the entire length of his cage regardless of the spectators. Regardless का मतलब होता है बिना परवाह किए, और spectators का मतलब होता है ऑडियंस या दर्शक या विजिटर्स। क्लियर? तो वही चीजें हैं, ये कुछ लाइंस हैं, अब इसी को और डिटेल में पढ़ेंगे हिंदी में तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो जो चौथा छंद है उसमें कवि कहते हैं बाघ के वन जीवन की कल्पना करना बंद कर देते हैं। अभी वो यही सोच रहे थे ना कि अगर वो फॉरेस्ट में होता तो ऐसा होता, पर नहीं, रियलिटी है कि अभी वो केज में बंद है, तो वो कल्पना करना, वो इमेजिनेशन करना उन्हें बंद कर दिया है और वास्तविक स्थिति में लौट आते हैं। कवि का कहना है कि बाघ एक मजबूत जेल में बंद है जो मजबूत सामग्री से बना है, कंक्रीट का बना है तो मजबूत सामग्री से बना है। उसके पास पूरी ताकत है, बाघ के पास बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन वह अभी भी सलाखों के पीछे है। पर उस ताकत का क्या करोगे जब उसको बंद करके रख दिया है ना।
बाघ अपने पिंजरे में धीरे धीरे और चुपचाप चलता है और उसे देखने आने वाले लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। उसको कोई मतलब नहीं है लोगों को, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को देखोगे भी तो क्या ही मिल जाएगा उसको, है ना। तो उसकी तरफ अपने आप को उस टाइगर की जगह रख के सोचो कि अगर ऐसा मैं होता, बंद होता, तो मैं भी यही करता। क्लियर? तो ये है आपका फोर्थ स्टैंजा। आई होप क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि आपका लास्ट और फाइनल स्टैंजा है। इंग्लिश में चाहिए था, पोइट का नाम ये रहा, लेस्ली नॉरिस। ठीक है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब ये फाइनल लास्ट स्टैंजा है जहां बोला जा रहा है कि वो लास्ट आवाज सुनता है रात को, पेट्रोलिंग कार्स की, ब्रिलियंट स्टार्स, ये वो। तो ये चीज है अगेन कहाँ की? जू की। ठीक है। तो आपके 5 स्टैंजास जो हैं उनमें से 3 जू में हैं, लाइक जू की बात कर रहे हैं, और 2 बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा बात कर रहा है किसकी? जंगल की, जो बड़ा आसान है पता लगाना। तो आपको रटने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अभी मैं इसको क्लियर कर दूं, आई होप समझ आ गया। तो अब लास्ट स्टैंजा में भी पोइट बात कर रहे हैं टाइगर की, जो कहाँ बंद है? वो बंद है अभी भी जू में, केज में। जो आखिरी आवाज वो सुनता है रात को, अभी पूरा दिन उठते होंगे, इतने सारे लोग आते होंगे, जो भी ध्यान रखते होंगे इनका, वो खाना देना, फिर लोग आते थे टिकट खरीद के उसको देखने के लिए, ये सब चलता रहता होगा। आखिरी जो आवाज सुनाई देती है जू में शेर को, सॉरी टाइगर को, वो है द पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, क्राइम पेट्रोल, है ना। तो पेट्रोल का मतलब क्या होता है? एक गार्डिंग करना, एक अलर्ट रहना, लाइक कैसे कह सकते हैं, जो वॉच करते हैं ना, जागरूक रहते हैं, आप वॉच करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, देख रेख करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है ना, वो होती है पेट्रोलिंग कार्स। यानी जो भी गार्ड करते हैं, जो गार्डिंग कार्स होती हैं, उनमें बैठकर वो लोग जब देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं, सब बंद है कि नहीं, पिंजरा विंजरा, कोई जानवर बाहर तो नहीं है, सारी चीज़ें। तो वो जो कार्स हैं, पेट्रोलिंग कार्स, उनकी जो आवाज़ है, उस कार की आवाज़, वो आखिरी आवाज़ होती है जो बाघ या टाइगर रोज जू में सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, स्टेयर मतलब घूरना, है ना। तो वो घूर रहा है, कहाँ देख रहा है वो? ध्यान से, अपनी चमकती हुई आंखों से। अगर आपको पता हो कि बिल्ली, शेर, टाइगर जब रात के अंधेरे में, से अगेन मैं वही बोलूंगी, वाइल्ड लाइफ चैनल अगर देखा तो आपको पता होगा कि अगर अंधेरा होता है तो इनकी आंखें चमकती हैं। उसका साइंटिफिक रीजन है, जरूर सर्च करना, ठीक है। तो उनका साइंटिफिक रीजन है कि उनकी आंखें चमकती हैं, जो इस कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो उनकी चमकती हुई आंखों से वो कहाँ देख रहा है? वो देख रहा है उन चमकते हुए सितारों को जो जस्ट ऊपर आसमान में है। अब इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, उसके पास कुछ है नहीं करने के लिए, तो वो वहीं पे चमकते हुए सितारों को अपनी चमकती हुई आंखों से देख रहा है, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगा। या फिर शायद इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि जो तारे हैं, स्टार्स हैं, वो चमक रहे हैं, इसकी आंखें भी चमक रही हैं, पर फर्क इतना है कि जो स्टार्स हैं वो आज़ाद हैं, पर ये जो है वो आज़ाद नहीं है, उसको एक पिंजरे में बंद करके रखा है। और इस तरीके से पोएम खत्म होती है। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पेट्रोलिंग वर्ड है जो आपके लिए थोड़ा अलग होगा, बाकी आई थिंक सभी नॉर्मल हैं। स्टेयर्स, घूरना, ब्रिलियंट, चमकते हुए सितारे और उसकी आंखें। ठीक है। अब इसी को पढ़ते हैं फटाफट से, पेट्रोलिंग का मीनिंग और फिर एक्सप्लेनेशन। पेट्रोलिंग मीन्स कीप वॉच ओवर एन एरिया बाय रेगुलरली वॉकिंग और ट्रैवलिंग अराउंड इट। किसी भी एक जगह का ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो बार बार एक जो समय होता है रूटीन के हिसाब से बार बार जाके चेक करना होता है, यानी पहरा देना। यस, एक तरीके से जो कार्स पहरा देंगी, सब ध्यान रखेंगी सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, उसको पेट्रोलिंग कार्स कहते हैं। इजी। ऑलराइट, चलिए अब इस एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। In the fifth and the last and the final stanza, the poet describes the position of the tiger in the cage during the night. भाई अभी रात हो गई है तो जू में उसकी क्या कंडीशन है वो पढ़ रहे हैं। He writes that the caged tiger listens at night to the last sound of cars patrolling the zoo and he gazes at the bright stars with his dazzling eyes. अभी बहुत सारे प्यारे प्यारे वर्ड्स मिल गए, बट धीरे धीरे पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि पोइट जो है वो बात कर रहे हैं कि जो टाइगर है पिंजरे में बंद है, जो आखिरी आवाज़ वो सुनता है ऑफ द कार्स जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो गार्ड कर रहे हैं, जो पहरा दे रहे हैं जू पे, और वो स्टेयर कर रहा था, है ना। स्टेयर करने के लिए एक और वर्ड होता है गेज करना, यानी कि घूर घूर के देखना या एक तरीके से पूरी तरीके से ध्यान से देखते रहना एक ही चीज़ को। तो गेज कर रहा है ब्राइट यानी चमकते हुए तारों को विथ हिज डैजलिंग आईज। आपने कभी सुना है एक एडवर्टीजमेंट आती है जिसमें होता है डैजलिंग वाइट, डैजलिंग समथिंग, आई डोंट नो, डैजलिंग ब्राइट आई गेस। तो वो दांतों की एडवर्टीजमेंट है कि भैया ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करोगे तो मस्त चमकेंगे दांत, तो उसके लिए डैजलिंग वर्ड आता है ना। जब भी ऐसा कुछ सुनते हो टीवी पे तो आप सुन के सीधे बंद कर देते हो।
अरे सुना आपने वर्ड डैजलिंग, वाओ, सर्च करता हूँ मीनिंग, सर्च करना चाहिए, उसी वक्त क्लियर हो जाएगा। अच्छा डैजलिंग मतलब मस्त चमकते हुए, ठीक है। तो ऐसे ही चमकती हुई उसकी जो आंखें हैं, उन आंखों से वो उन चमकते हुए सितारों को देख रहा है रात को जब वो एक केज में बंद है। और यहाँ पे होता है आपका पोएम खत्म। क्लियर? अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं एंड फिर मैं आपको बताऊंगी इस पोएम की राइम स्कीम जो हमेशा हम हर पोएम में डिस्कस करते हैं। सो हिंदी एक्सप्लेनेशन सेज, अंतिम छंद में कवि कहते हैं कि बाघ रात को नहीं सोता है, यह पेट्रोलिंग कार की आवाज सुनता है। पेट्रोलिंग कार का शोर बाघ को परेशान करता है और उसे सोने नहीं देता है। कह सकते हैं शायद, और शायद नहीं भी कह सकते हैं। तो ये लाइन दी तो हुई है बट आप बिल्कुल उसको ऐसे लिखो मत, ठीक है। बट ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है शायद कि वो बार बार सुनता रहता है वो गार्डिंग की आवाज़, कार्स की आवाज़, शायद वही साउंड सुनकर उसको नींद नहीं आ रही है, या फिर वो आखिरी साउंड है जो वो सुनता है। वह अपनी चमकीली निगाहों से सितारों को निहारता रहता है, वह अपने विचारों में खो जाता है और सोचता है कि उसे पिंजरे में क्यों कैद किया गया है। तो वो उन चमकते हुए सितारों को देख रहा है अपनी चमकती हुई आंखों से, और उसके 3 से 4 रीजन से मैंने सब बता दिए। या तो उसको उम्मीद है कि मैं कब बाहर निकलूंगा, या फिर वो ये सोच रहा है कि मुझे बंद क्यों कर दिया है, या फिर वो अपने जंगल को मिस कर रहा है कि मैं अभी आज़ाद होता, आराम से सो रहा होता अपनी पसंदीदा जगह पे, या फिर वो ये सोच रहा है कि जो सितारे हैं वो आज़ाद हैं और वो आज़ाद नहीं है। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, एक कविता को समझने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। आपको प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है वो आपको अपना दिमाग लगाना है और उसको वहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से पोएम खत्म होती है। कई चीज़ें हैं जो सीखने को मिली जो मैंने बीच बीच में बताई, और अगर आपको बिल्कुल रिटर्न में चाहिए कि क्या मैसेज मिल रहा है वो आपको अगले वीडियो में सारांश में यानी कि जो समरी होगी उसमें मिलेगा। क्लियर? चलो अब इसके बाद फटाफट से हम पहले स्टैंजा पे जाते हैं और राइम स्कीम देखते हैं, फिर हर एक स्टैंजा में आपको क्लियर हो जाएगा। डन? ओके। तो सबसे पहला स्टैंजा पे हमको जाना है। वैसे ये जो राइम स्कीम हम पढ़ेंगे ना इस वाले स्टैंजा में वो सेम ही रहने वाली है हर स्टैंजा में, ठीक है। ये एक चीज ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको एक दो फटाफट से बताऊंगी, बाकी के अभी एक बार टाइम दे देते हैं। तो राइम स्कीम में हम जैसे बात कर चुके हैं आई थिंक 2 पोएम्स में, इसके पहले डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइज में, कि आपको कुछ नहीं क्या करने का है भाई, जो लास्ट के वर्ड्स हैं उन पर ध्यान देना है। पहले वर्ड को बोगे नाम ए। अब पढ़ लो नेक्स्ट, ग्रास शैडो, शैडो ओ, ग्रास आस, ठीक है। तो दोनों अलग अलग साउंड है एंड में, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट है होल, शैडो होल, ओ और होल में अ आ रहा है, ल अ है ना, तो ये ए तो नहीं होगा। ग्रास होल बिल्कुल ही अलग है, वहां कहाँ आस आ रहा है साउंड और यहाँ ल आ रहा है साउंड, तो ये हो जाएगा नया सी। नेक्स्ट है पास, अभी बहुत क्लियर है, शैडो और पास तो बिल्कुल नहीं है, ओ और आस, बट यस आस साउंड हमने ग्रास में पढ़ा था, तो ग्रास पास, तो ये हो जाएगा बी। यानी ए बी सी बी जो है वो राइम स्कीम है पहले स्टैंजा की। इजी है, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्टैंजा पे मूव करते हैं, यही राइम स्कीम आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट है हाउसेस एज क्लॉज विलेज, ठीक है। हाउसेस ए, एज, हाउसेस इज और एज ज दोनों ही अलग है, वी। क्लॉज, हाउसेस एज, सॉरी हाउसेस क्लॉज। अभी ये मत बोलना मैम इसमें भी लास्ट में स है, इसमें भी लास्ट में स, साउंड पढ़ने का है, साउंड पढ़ने का नहीं है, सुनने का है, ठीक है। सो हाउसेस इज, क्लॉज में स आ रहा है, इज नहीं आ रहा, सिर्फ स आ रहा है, तो ये अलग है, तो ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विलेज, हाउसेस इज विलेज यानी अज, एज विलेज, एज ज, विलेज ज, ज आ गया सही साउंड, तो ये हो गया बी। यानी सेकंड में भी है ए बी सी बी, इजी। ऑलराइट, चलिए अब इसी तरीके से नेक्स्ट आपको दिख जाएगा थर्ड स्टैंजा में भी आपको मिलने वाली है ए बी सी बी। सेल बार्स केज विजिटर्स, सेल है ए, बार्स और सेल में इसमें ल है, इसमें स साउंड है, ये है बी। केज, सेल ल, केज एज ज, तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, बार्स स साउंड, केज में ज साउंड। जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि पहले दो में अच्छे से सीख लिया, तो ये भी हो जाएगा सी। अभी विजिटर्स, तो सीधे देख लो ना, बार्स स, विजिटर्स स, तो हो गया बी, इजी। सो ये भी हो जाना चाहिए ए बी सी बी। इसी तरीके से फोर्थ स्टैंजा की बात करते हैं। फोर्थ स्टैंजा में भी सेम राइम स्कीम होने वाली है, नाइट कार्स आईज स्टार्स। अच्छा सभी एक मिस हो गए शायद हमसे, ऑलराइट कोई बात नहीं। तो ए बी सी बी चल रहा है, अभी देख लेंगे फिर से, इसकी बात करते हैं। नाइट है ए, कार्स है बी, क्यों, नाइट ट, कार्स स, अलग साउंड है। फिर है आईज, ओ नाइट, कार्स आईज, कार्स आईज सेम है क्या, कार्स आईज ईज, समझ रहे हो डिफरेंस, यहीं पे फंसता है इंसान। ये भी सी ही होगा क्योंकि यहां आप बोल रहे हो कार्स, यहां आप बोल रहे हो आईज ईज, वहां बोल रहे हो स, इधर ईज बोल रहे हो, सो ये हो जाएगा सी। स्टार्स कार्स सेम है, तो ये हो जाएगा ए बी सी बी।
अभी फटाफट से देख लेते हैं कोई स्टैंजा मिस किया क्या हमने, क्योंकि 5 स्टैंजाज हैं। तो नाइट वाला हो गया है आपका लास्ट स्टैंजा। कॉन्क्रीट सेल की हमने बात कर ली है। इसके पहले की स्टैंज, हाँ हमने इसकी भी बात कर ली है। इसके पहले बात करते हैं सो शैडो। अच्छा ठीक है, आपका पहला स्टैंजा मिस हुआ है। पहले स्टैंजा में है स्ट्राइप्स केज क्वाइट रेज, है ना। तो स्ट्राइप्स ए, केज बी। स्ट्राइप्स केज, स एज ज है तो ये बी हो गया। क्वाइट, स्ट्राइप्स और ट, स ट बिल्कुल अलग है। केज क्वाइट ऑब्वियसली एज ज, और यहाँ पे इट है क्वाइट तो ये हो जाएगा सी। रेज केज रेज सेम है तो ए बी सी बी, यानी फर्स्ट वाले का भी था ए बी सी बी। इस तरीके से पूरे स्टैंजाज जो हैं उसमें ए बी सी बी राइम स्कीम चल रही है। अगर ऐसा होता है कि आपको ये जो स्टैंजाज हैं ये आपको एक साथ दे दिए जाते हैं तो फिर आप डेफिनेटली इसी तरीके से पढ़ सकते हो लास्ट वर्ड को, सेकेंड वर्ड को, और आपको मिल जाएगा आपका करेक्ट मीनिंग। क्लियर। सो इस तरीके से वी आर डन विद दी राइम स्कीम ऑल्सो, और एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गया है। अब मैंने आपको जैसे इन द बिगिनिंग मेंशन किया था और प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊंगी, तो थोड़ी जो चर्चा है उस पर भी कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। सो अगर आपको आज का जैसे आपने वीडियो देखा, इसी तरीके से और भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं, उन सब की प्रेपरेशन करनी है, और आप चाहते हो कि आपको वीडियोस ढूंढने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में वीडियोस दिख जाएं, ताकि आप बस क्लिक करो और आपको वीडियो मिल जाए, तो बेस्ट तरीका है कि आप विजिट करें मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर ही आपको सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड मिलती हैं। करना क्या है उसके लिए, जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि यहाँ मेंशन्ड है। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पे आप देखेंगे तो आपको सब कुछ देखो पहले से ही एक डिवाइडेड वर्जन में मिला हुआ है। जैसे इंग्लिश मीडियम का कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी क्लास का, क्लिक करोगे आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। वैसे ही एनटीएससी ओलंपियाड का कोई टॉपिक पढ़ना है, क्लिक करोगे आपके पास उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। एंड इन द सेम वे अगर आपको कोई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, वीडियो देखना है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी के लिए अगर आपने ये सोचा है कि चलो मैं स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का कोई सब्जेक्ट पढ़ूंगा, आपने क्लिक किया, उससे रिलेटेड जो क्लासेस होंगी वो आ जाएंगी, बट अभी क्योंकि हमारे पास सीधे 10th की हमें बात करनी है, उसकी लिस्ट हमारे सामने है। तो आपको अगर पढ़ना है जैसे 10th का फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश बुक का कोई चैप्टर, तो आपने क्लिक किया इस पे। इसी तरीके से आपको जो पढ़ना है, बाकी गणित पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, आप क्लिक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। आपने क्लिक किया इंग्लिश पे, आपके सामने उससे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। अब उस टॉपिक पे क्लिक करो जिसके वीडियोस आप देखना चाहते हो। जैसे आप देखना चाहते हैं पाठ्यक्रम परिचय, सिलेबस ओवरव्यू, क्लिक करो, आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से बड़ा आसान होता है आपके लिए किसी भी वीडियो को पढ़ना और एक्सेस करना वेबसाइट के थ्रू, बिकॉज ये बहुत सही स्टेप्स हैं। सो आपको बस क्लिक करना होता है और सब कुछ पहले अरेंज्ड है, वीडियो मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली वेबसाइट जरूर विजिट करो। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि आप मेन चैनल यानी इंग्लिश मीडियम से भी कोई चीज़ें सीखना चाहते हो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप डेफिनेटली उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के टॉपिक के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको ये पूरी पोएम अच्छे से क्लियर हो गई है। बस यस, अभी भी इस पोएम को मैं इधर ही नहीं छोड़ने वाली हूँ, आपके लिए समरी का वीडियो और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसके सोल्यूशन का वीडियो वेट कर रहा है आने वाले वीडियोज़ में। सो यस, तब तक बने रहो। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आज की वीडियो में कोई भी डाउट नहीं रहा है, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में जितना लोगों से हो सकता है शेयर कीजिए। और यस, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करनी है तो जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इस तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम आ चुके हैं, पर अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक अपना, खुद का, सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।